हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर आपका 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस और करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें जीएस और जो आपके लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाएगा। और इसमें भी जो आपका मुख्य रूप से इसमें हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी और खास करके जो बजट से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे हो गया उनसे रिलेटेड जो डाटा है, बाकी जो आपके इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए, कल रात में आर का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जिन लोगों का जो आर प्री में हो गया है उन लोगों को बधाई। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग निराश बिल्कुल ना है, क्योंकि फेलियर देखिए उसी को मिलती है जो प्रयास करता है, जो कोशिश करता है। और इसमें जो है, इससे कोई ये मानने वाली बात नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर से वो लोग इसके लायक नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ नंबर से, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नंबर से रुका है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका हुआ है उनकी तुलना में वो लोग पढ़ते नहीं हैं या फिर से उनकी नॉलेज कम है। ठीक है, और दूसरी बात रही है कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो मेहनत है खाली नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है, आपको सफलता मिलेगी। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ हो उससे अच्छा सोच के रखा हो। तो निराश बिल्कुल भी ना होवे। आपके सामने अभी यूपी पीसीएस पड़ा है, उसमें अपनी पूरी जी जान लगा करके मेहनत करिए, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी के साथ। एक दिखावे के लिए नहीं कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं 4 घंटे 10 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, ये दिखावे के लिए नहीं कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत कहीं खाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप लोग बस अच्छे से मेहनत करिए। देखिए, जो भी जितने दिन बचे हैं अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। अपना जो भी नोट्स है उसको अच्छे से रिवीजन करिए। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके लगा सकते हैं लगाइए, जहाँ से भी मिले प्रैक्टिस सेट लगाइए। ना देखिए किस कोचिंग का है, किस इंस्टीट्यूट का है। कोई देखिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट खराब नहीं होता है, सारे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये भी आप नोटिस करते होंगे कि ऐसा नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। उसमें बस जो क्वेश्चन दिया है उसे ही सॉल्व करके आगे निकल जा रहे हैं कि उसको अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं और जो ऑप्शन है उसको देख रहे हैं, उससे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप कितने अच्छे से जो है कवर कर रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जो भी आप लोग करें अच्छे से करें। और देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और अब एक है, देखिए अब तक ये था कि आर में जो होता है ना कि दो तरफ जो है, इधर भी झुकाओ उधर भी झुकाओ, क्या होगा कैसे होगा, होगा नहीं होगा। अभी ये कंफर्म हो गया है, जिन लोगों का होना था हो चुका है, जिनका नहीं होना था उनका नहीं हुआ है। तो अभी आप लोगों के पास जो ऑप्शन है सामने यूपी पीसीएस है, उसमें अगर आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तैयारी अच्छी रहती है, तो आपका बेसिकली 100% श्योर है कि आपका जरूर होगा। और क्यों नहीं होगा, होता उसी का है जो मेहनत करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका जरूर होगा। ठीक है, और उसमें भी आपके चाहिए कितना, एक ही सीट तो चाहिए। अगर 2 सीट है तो उसमें मान के चलिए कि 1 सीट मेरा है और उसके लिए आपको संघर्ष करना है। तो आप लोग अच्छे से बस मेहनत करिए, बाकी मेरे से जो हो बन पड़ेगा वो मैं कर रहा हूँ। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी जिस भी कोचिंग के प्रैक्टिस सेट हैं, सारे टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के पहले करा दिए जाएंगे, प्रॉपर अच्छे से करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग बस अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस टफ है वो अगर गलत हो रहे हैं तो वो सबके लिए टफ है। ऐसा नहीं है कि जो है आप बस ऐसे ही इकलौते हो कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे और जो लोग क्वेश्चंस बना के चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस टफ है तो सबके लिए होगा, बस आप ही के लिए नहीं। कोशिश ये किया करें कि कोई इजी क्वेश्चंस गलत ना हो। और जो हमें सिलेक्शन से रोकता है वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर सकते थे लेकिन नहीं करे। और भी बहुत सी गलतियां होती है एग्जाम में, जैसे गोला भरने में जो है अगर कहीं ऐसा होता है कि लगाना हमको बी है, लगा दे रहे हैं सी, 101 का लगाना 102 का लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर जो है आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे से बस कोशिश करिए, प्रयास करिए, जरूर होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। और अभी जैसे कि कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अभी अगर आप निराश होकर के, हताश होकर के बैठेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी मौका है, आप उठ खड़े होइए
और आप ही से होगा, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, आप ही से होगा। ये दृढ़ संकल्प अपने अंदर लेकर के चलिए कि होगा, आप ही से होगा, और अच्छे से तैयारी करिए, जो भी 24-25 दिन बचे हैं जरूर होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है आपकी बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आर्थिक विकास एवं आय असमानता के मध्य संबंध को दर्शाता है? लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र, कुजनेट्स वक्र या फिर फिलिप वक्र? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र जो है यह आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच कुजनेट्स वक्र दर्शाता है। आर्थिक विकास एवं आय वितरण पर कुजनेट्स के काम किया था। इन्होंने यह अनुमान लगाया था, इन्होंने यह बताया था कि औद्योगिकरण करने वाले राष्ट्र आर्थिक असमानता में वृद्धि एवं बाद में गिरावट का अनुभव करते हैं, जिससे एक उल्टी यू आकार का वक्र बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई देश है जो अभी अल्प विकसित है या विकासशील कैटेगरी में है, ठीक है, अगर भी जैसे भारत को हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अभी इस समय आप क्या देखेंगे? आर्थिक विकास और आय असमानता देखेंगे। कुछ लोगों के पास संपत्ति जो है बहुत ज्यादा है और भारत की ज्यादातर जनसंख्या ऐसी है जो बहुत कम पैसे है उनके पास। तो इसके पीछे रीजन क्या है? भारत विकासशील है और भारत अभी विकास के प्रोसेस में है। इस समय क्या है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा जो है बहुत अधिक होगा और बाकी लोगों के पास कम होगा। लेकिन जैसे जैसे भारत या कोई भी देश विकास के प्रोसेस में आगे बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे जब आय असमानता अपने चरम पर होगी। लेकिन जैसे जैसे वो देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे ये वक्र ऊपर जाएगा, कर्व ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाते हुए आय की जो असमानता है वो समाप्त हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर हो जाएगी। और यह आय की असमानता जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो अल्प विकसित है और विकासशील राष्ट्र वहां पे देखने को मिलेगा। और आय की समानता, आर्थिक विकास के साथ आय की समानता हो जाती है किन देशों में? जो देश विकसित हो चुके हैं, जो विकास के प्रोसेस में आगे निकल चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपीय कंट्री हो गई, ठीक है, वहां पे आप बहुत ज्यादा आय में असमानता नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक कर्व के माध्यम से समझाया था कुजनेट्स ने। देखिए इसमें यह भी पूछ लेता है कि जैसे इसमें पूछ लिया कि कुजनेट्स ने या फिर आर्थिक विकास और आय असमानता किसने बताया था? कुजनेट्स ने बताया था। ये भी सीधे सीधे पूछ लेता है कि कुजनेट्स ने जो कर्व बनाया था उसका आकार कैसा है? तो ये भी याद रखेगा कि इन्होंने जो कर्व बनाया था इसका आकार क्या है? उल्टा यू आकार का इन्होंने कर्व बनाया था, जिसमें इन्होंने आर्थिक विकास और आय असमानता के बारे में डिटेल में बताया था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, बाकी अन्य जो कर्व है उनके बारे में अगर हम बात करें, जो आपका लॉफर कर्व है, लॉफर कर्व की बात करें तो यह कर के दर और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। और इसका उपयोग लॉफर के तर्क को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि कभी कभी कर की दर का राजस्व बढ़ाकर प्राप्त होता है। देखिए वैसे अगर इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझाएं, लॉफर कर्व इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि कर के दर को न बढ़ा करके कर के दायरे को बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए अभी कर के अंदर ऐसे लोग जो कर पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं और इनके द्वारा 10 रुपए टैक्स पे किया जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि 10 रुपए प्राप्त हो रहा है, कितना टैक्स प्राप्त होगा हमको? 100 रुपए ही तो प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये जो दर है, कर की ये जो दर है, ठीक 10 रुपया, इसको हम घटा करके कितना कर दे? 8 रुपया कर दे। ठीक है, और ये जो लोगों का दायरा है, पहले 10 लोग कर पे करते थे, अभी टैक्स पे करने वालों की संख्या अगर बढ़ करके 15 हो जाए, ठीक है 15 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हमें कर जो प्राप्ति होगी वो अधिक प्राप्त होगी। तो लॉफर ने यही बताया था कि कर के दर को न बढ़ा करके कर के दायरे का विस्तार किया जाए, कि मतलब अभी कर जो है 10 लोग पे कर रहे हैं तो कर के दर को कम करके 5 रुपया कर दीजिए और इसके दायरे को बढ़ा करके, जैसे अभी 10 लोग दे रहे हैं तो इसके दायरे को बढ़ा दीजिए, 20 लोग दें, 25 लोग दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे कर की चोरी रुकेगी। क्यों? क्योंकि कर का अगर दर कम होगा तो लोग टैक्स पे करेंगे, कहेंगे इतना ही टैक्स देना है तो इसमें कर की चोरी क्या करना, टैक्स की चोरी क्या करना, कर टैक्स देंगे लोग और हमें टैक्स की प्राप्ति अधिक प्राप्त होगी। इन्होंने लॉफर ने इसे बताया था एक कर्व के माध्यम से। ठीक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र की बात करें, इन्होंने बताया था कि जनसंख्या में आय या धन के वितरण को प्रदर्शित करता है और इसके माध्यम से धन लाभ, मजदूरी आदि के वितरण को, असमानता को सरलता से समझाया था। ठीक है, तो इन्होंने जो मजदूरी है और आय असमानता है, ठीक है, इसको एक कर्व के माध्यम से बताया था। फिलिप की बात करें, यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को बताए थे। जैसे समान परिस्थिति में क्या होता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति कम होगी। क्यों? अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया था कि एक विशेष परिस्थिति में ऐसा कंडीशन होता है
कि बेरोजगारी भी अपने चरम पर होती है, मतलब बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके पीछे कारण जो होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे आ गए हैं, लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते तो खर्च कहाँ से करेंगे। इसके पीछे जो रीजन होता है वो कारक लागत जनित होता है। जैसे मान लीजिए कच्चे तेल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो अंतिम उत्पादित मूल्य जो डीजल और पेट्रोल है उसके मूल्य में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चाहे आप डीजल और पेट्रोल खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसके मूल्य में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पादित, क्योंकि अंतिम जो इसका मतलब है, जो प्राइमरी मतलब कच्चा तेल है, इसके मूल्य में वृद्धि हुआ है और इसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण अंतिम उत्पादित मूल्य डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हो गया है। तो जो मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर जो बढ़ती है, इसके पीछे जो रीजन होता है यह लागत जनित होता है और संरचनात्मक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टमाटर का उत्पादन बहुत अधिक हो गया है, ठीक है, तो इसका मूल्य कम होना चाहिए, लेकिन इसका मूल्य उसके बाद भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जैसे अगर मान लीजिए टमाटर का उत्पादन तो बहुत अधिक हो गया, लेकिन इसकी जमाखोरी हो जाए, लोग इसको स्टोर करके बैठ जाए, जो बड़े बड़े गोदामों में लोग स्टोर करके बैठ जाए कि टमाटर का मूल्य और अधिक जब हो जाएगा तब हम इसको बेचेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टमाटर जो है हुआ ही नहीं है। टमाटर हुआ है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये मार्केट में सही समय पर जितनी मात्रा आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये कारक जो होता है इसे मुद्रास्फीति के पीछे और चरम बेरोजगारी के पीछे वो लागत जनित होता है, संरचनात्मक होता है। इसको फिलिप्स ने बताया था एक कर्व के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया लॉफर कर्व क्या है, फिलिप कर्व क्या है, कुजनेट्स और लॉरेंज कर्व क्या है। देखिए ऐसे ही अगर मान लीजिए चारों आपके सही गलत सही हो गए, ठीक है, चारों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अगर इन चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व किया करें, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा, 100% श्योर होगा अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में सरकारी व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही आपको बताना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2017-18 में योजनागत और गैर योजनागत व्यय के उद्देश्य जो है ये मतलब इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी समय ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय है, पर्याप्त समय है, 24-25 दिन बचे हैं। 24-25 दिन में आप जो भी प्रैक्टिस सेट हैं इसको आराम से इजीली कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लें। 150-200 रुपये के चक्कर में जो है आप लोग, अगर आप लोगों ने कहीं ज्वाइन किया है, कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की। अगर नहीं करे हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कर लें और मेरा ये रिक्वेस्ट है। और इसलिए देखिए इसका जो प्राइस हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम इसलिए रखा गया है कि आप लोग ईजिली उसे परचेज कर पाएँ। और वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस टेस्ट कराए गए हैं, वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट कराए गए हैं। ठीक है, करंट के भी हैं, उसके साथ साथ सीटेट के भी प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। तो जो भी दिन बचे अच्छे से प्रैक्टिस टेस्ट करिए, अपना रिवीजन करिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से किसी देश द्वारा मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम होते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन करने का परिणाम क्या होगा? निर्यात में कमी होगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश में कमी होगी, अनुकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न होगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। 2 और 4 मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और अनुकूल भुगतान संतुलन होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जैसे मान लीजिए मुद्रा का अवमूल्यन अगर होता है तो मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी बिल्कुल, और अनुकूल भुगतान संतुलन भी देखने को मिला, ये बात भी सही है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, देखिए मुद्रा अवमूल्यन की बात करें, यह मुद्रा अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर देता है तो उसको कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। और मुद्रा का अवमूल्यन अगर आप करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? इससे निर्यात में कमी थोड़ी आएगी, निर्यात में इससे वृद्धि होगी। इससे निर्यात में मुद्रा का अवमूल्यन, पहले मान लीजिए एक मतलब रुपया जो है, रुपये की अगर हम बात करें, 100 रुपये बराबर होता था आपका $1। ठीक है, $1 होता था, और अभी जो है आप 200 रुपये बराबर अगर $1 हो गया, $1 हो गया तो क्या होगा? इससे निर्यात में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे विदेशी राष्ट्र जो है या फिर अन्य जो लोग हैं, पहले $1 में 100 रुपये का सामान खरीदते थे, और अभी मुद्रा का जब अवमूल्यन हो गया है तो एक ही डॉलर में 200 रुपये का सामान खरीदेंगे, तो ज़्यादा खरीदेंगे ना, बिल्कुल खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे निर्यात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और यह क्रिया जो है, एक्टिविटी कौन अपनाता है? चाइना जो है मुद्रा का अवमूल्यन करके अपने निर्यात को बढ़ाता है। तो इसमें निर्यात में कमी नहीं बल्कि निर्यात में वृद्धि होगी, तो ये गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, हाँ, जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा, मुद्रा मार्केट में अधिक फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है।
विदेशी निवेश में कमी होगी? बिल्कुल नहीं, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी ना, कमी कहाँ से होगी? क्योंकि अभी जो है $100 आप निवेश करके बहुत ज्यादा रुपए पा जाएंगे, जब बहुत ज्यादा पा जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे ना, तो ये जो है निवेश में कमी नहीं, निवेश में वृद्धि होगी और अनुकूल भुगतान संतुलन देखने को मिलेगा। ये बात भी आपका सही है, बिल्कुल अनुकूल भुगतान संतुलन देखने को मिलेगा। तो दूसरा चौथा सही हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और अभी अगर हम बात करें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है 2025 में, इसमें भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें तो भारत 131वें नंबर पे है। 2024 में भारत किस नंबर पे था? 2024 में भारत 129वें नंबर पे था, मतलब 2 अंकों की गिरावट हुई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें 4 कारकों के आधार पर यह जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ये 4 कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा है, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इस आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य आधारित बजट संकल्प को प्रस्तुत किया था? जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम की संकल्पना, या कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीटर पार्चर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। जीडीपी अवस्थिति कारक के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, इसे छमाही आधार पर जारी किया जाता है और इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से बताना है, सही आंसर इसका हो जाएगा। पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, बात बिल्कुल ठीक सही है। इसकी गणना एनएसओ करता है, बात सही है। इसे छमाही आधार पर जारी किया जाता है और इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें जीडीपी अवस्थिति कारण या केवल जीडीपी अनुमानों के साथ तिमाही आधार पर जारी होता है, न कि छमाही, तो 3 महीने पर इसे जारी किया जाता है, तो आपका गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तिमाही आधार पर इसे जारी किया जाता है और इसमें जो है वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसमें जो है वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन है सही। एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, तिमाही आधार पर जारी किया जाता है और वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की अवधारणा नहीं थी? सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, चालू मासिक स्थिति की बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक बेरोजगारी या फिर चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा चालू मासिक बेरोजगारी नहीं, सामान्य स्थिति की, चालू साप्ताहिक और चालू दैनिक। यह इन 3 रूपों में इन्होंने जो बेरोजगारी है इसको कैटेगराइज किया था। ठीक है, भगवती समिति ने, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और भगवती समिति का गठन कब किया गया था? 1973 में किया गया था, ये भी याद रखेगा। 1973 में भगवती समिति का गठन किया गया था। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, ठीक है, चालू साप्ताहिक बेरोजगारी और चालू दैनिक बेरोजगारी। सही आंसर इसका है आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है? जुड़वा घाटे के रूप में किसे जाना जाता है? राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा। राजकोषीय घाटे के साथ साथ अगर चालू खाता घाटा है तो इसे हम जुड़वा घाटे के रूप में जानते हैं या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने भारत के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्ता, VKR राव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाए, VKR राव। ठीक है, 1931-32 में प्रोफेसर 1931-32 में प्रोफेसर VKR राव के द्वारा पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी और इन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसकी गणना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। और इन्होंने अपनी पुस्तक ए नेशन इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932 में अपना जो उल्लेख है, जो यह गणना है, इसको विस्तार से बताया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा जिस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932। द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932 सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी अगर हम देखें, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में बताया गया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का अनुमान लगाया गया था कि उन्होंने कहा था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। ठीक है, और रमेश चंद्र दत्ता इन्होंने 1868 में ही
ICS की परीक्षा पास करें, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और 1869 में इन्होंने जो है इनके द्वारा भी जो है इकोनॉमी, या कह सकते हैं कि जो उस समय भारत में अंग्रेजों की जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो नीतियां थी उसके बारे में विस्तार से बताया था। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से बताया था। तो ये तीनों लोग जो आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, VK राव हो गए, रमेश चंद्र दत्ता, इन्होंने उस समय आर्थिक नीतियों, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में कमी का कारण उसकी गुणवत्ता में गिरावट को मान करके यदि कुछ लोग उसकी मांग में कमी कर दें तो इसे कौन सा प्रभाव माना जाएगा? स्नाब प्रभाव, वैडवेगन प्रभाव, वेवलेन प्रभाव या फिर ओमेन प्रभाव? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। इसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है, वेवलेन प्रभाव। ठीक है, देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी का कारण उसकी गुणवत्ता में गिरावट को मान करके यदि कुछ लोग उसकी मांग में कमी कर देते हैं तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो पैसे वाले लोग हैं वो कोई भी अगर सामान है, कोई प्रोडक्ट है और वो कितना हो अच्छा हो और अगर वो सस्ता मिल रहा है तो कहेंगे अरे यार ये सस्ता है, मतलब ये सस्ता, अगर सस्ता है मिल रहा है तो मतलब ये खराब ही होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सरकारी हॉस्पिटल के पीछे हम लोगों का एक परसेप्शन क्या बना है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो मतलब दवा मिलती हैं या फिर से जो डॉक्टर होते हैं अच्छे से नहीं देखते हैं, या फिर दवा जो मिलती है वो मतलब थर्ड क्वालिटी का दवा मिलता है। ठीक, क्योंकि वो हमें इजीली मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 1 रुपए के पर्चेज पे मिल जाता है। लेकिन जो है वही दवा, सेम दवा अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसे दे करके मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा है क्योंकि इसके लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस जो प्रभाव है इसको वेवलेन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। राजकोषीय नीति के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसका उद्देश्य अर्थशास्त्र में आंतरिक और बाह्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। घाटा वित्तीयन को मुद्रा निर्गमन के रूप में प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। कौन सा विकल्प राजकोषीय नीति के बारे में सही है आपको बताना है। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे बॉन्ड जिनकी रेटिंग कम होने पर भी प्राप्य प्रतिफल की दर अधिक हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बॉन्ड को जंक बॉन्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं हैं? विक्रेता एवं क्रेता की बड़ी संख्या, प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, वस्तुओं के निकट स्थानापन्न की अनुपस्थिति, सरकार द्वारा विक्रेता का संरक्षण। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, विक्रेता एवं क्रेता की बड़ी संख्या, बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, ये बात भी ठीक है। वस्तुओं के निकट स्थानापन्न की अनुपस्थिति और सरकार द्वारा विक्रेता का संरक्षण, ये देखिए ये दोनों नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत इसमें क्रेता विक्रेता की संख्या जो है अधिक हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसी मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट बेचने वाले की संख्या केवल एक है तब तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी ना। और अगर जो है इसी प्रोडक्ट को बेचने वाले की संख्या 5 है 10 है तो इसमें क्या होगा, उनके बीच एक प्रतियोगिता होगा। ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से बेचें। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें और सुधार करें, मतलब और अच्छे प्रोडक्ट में क्या सुधार हो सकता है और इसे इसकी गुणवत्ता में कितनी अधिक वृद्धि की जा सकती है, गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस भी कम देखने को मिलेगा जब आपको प्रतियोगिता मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रवेश एवं बहिर्गमन, जैसे आप मार्केट में प्रवेश करते हैं तो इसमें कोई बाउंडेशन ना हो, आप जब चाहे तब मार्केट में आए, जब चाहे तब मार्केट में जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर डिपेंड करता होती है। बात भी बिल्कुल ठीक है। बाकी वस्तु के निकट स्थानापन्न की स्वतंत्रता ये नहीं होगा। और सरकार द्वारा अगर किसी क्रेता विक्रेताओं को अगर संरक्षण दिया जाने लगा तब तो मतलब जो है सीधा यही हो जाएगा कि उसको संरक्षणवादी उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। सही आंसर इसका है। भारतीय रुपए का प्रथम बार जो अवमूल्यन किया गया था वो कब किया गया था आपको बताना है। भारतीय रुपए का पहली बार जो अवमूल्यन हुआ था या 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में। देखिए वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पे आप वो कर सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तब ब्रिटिश रुपया चल रहा था ना भारत में, और भारत अभी आजाद हो गया है तो भारत की स्वयं की करेंसी चाहिए ना, स्वयं की मुद्रा चाहिए। तो जब एक बार हम अवमूल्यन करेंगे तभी तो अपनी करेंसी प्रिंट करेंगे। तो वही जो है 1947 में भारत आजाद हुआ और 2 वर्ष बाद जो है इसका पहली बार अवमूल्यन किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1949। भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? भारत में जो मुद्रास्फीति है इसकी माप के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? इसके लिए जो है थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, एंजल के उपभोग
देखिए इसमें जो है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी। देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। ये देखिए इसका, देखिए पहले इसका आधार वर्ष देख लीजिए। इसका जो आधार वर्ष है यह आपका है 2011-12, 2011-12, ठीक है। ये मुद्रा स्फीति, ये थोक मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। मुझे लग रहा है उपभोक्ता, देखिए इसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसमें कुछ बदलाव किए गए थे तो उसमें कुछ डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो इसका बाकी इसमें आंसर तो थोक मूल्य सूचकांक दिया है, लेकिन फिर भी मैं देखिए एक बार कंफर्म करके फिर उसे पिन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसे मुझ में कुछ इसमें जो है कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका वैसे तो सी आंसर दिया है, लेकिन मुझे बी लग रहा है, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंजल के उपभोग नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आय में वृद्धि के परिणाम है? भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि, मनोरंजन पर होने वाले व्यय में कमी, आवास एवं वस्त्र पर व्यय में अपरिवर्तन। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, आवास एवं वस्त्र पर व्यय में परिवर्तन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। टोबिन कर के बारे में देखिए, टोबिन कर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पूंजी की अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर लगता है, विकासशील देशों में, विकसित देशों में आयात, प्रौद्योगिकी उपकरण या फिर निजी कंपनी के अप्रत्याशित लाभ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूंजी के अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। इसे टोबिन, इस पे जो है टोबिन कर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है कि या कोई विदेशी निवेशक है, वो भारतीय बाजार में, भारतीय शेयर मार्केट में निवेश इसलिए करता है कि बस उसे लाभ बनाना है, लाभ बना करके तुरंत निकल जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए वो भारतीय किसी कंपनी में निवेश करता है, ठीक है, और उसे जो लाभ होता है तुरंत ये भारतीय बाजार से बाहर निकल जाता है। तो एकाएक अगर यह बहुत ज्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, और यह लाभ बना करके तुरंत अगर निकलेगा तो मार्केट में उतार चढ़ाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो इससे मार्केट में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, और इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए टोबिन कर लगाया जाता है, ठीक है, कि मार्केट में अकस्मात आने से और एकाएक प्रवाह मतलब जाने से जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है, इस पर टोबिन कर लगाया जाता है। सही आंसर ये हो जाए, देखिए पूंजी के अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, ऑप्शन है सही। भारत सरकार ने भुगतान संतुलन में सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था? रुपए को चालू खाते में, देखिए अभी भी जो परिवर्तनीयता है, चालू खाते में परिवर्तनीयता है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनीयता नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहली बार जो है चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता रुपए को बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1994 में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण, जीवी रामकृष्ण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में देखिए, इसका जो आधार वर्ष है 2015 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। बाकी इसका जो आधार वर्ष है 11-12 है, आधार वर्ष 11-12 तो गलत है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई का स्थापना कब किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1964 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक जो आपका एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका स्थापना कब करा गया था? इसका स्थापना जो हुआ था वो आपका 1982 में एग्जिम बैंक का स्थापना किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई का स्थापना कब हुआ था? आईएफसीआई का स्थापना किया गया था 1948 में। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबीआई जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना किया गया था कब? 1997 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका 2, 4, 1, 3 डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लोगों की जमा धन पर गारंटी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के काल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था? उस समय भारत का वित्त मंत्री कौन था जब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत की गई थी?
सही आंसर इसका डी हो जाएगा। यशवंत सिन्हा के समय में इसकी शुरुआत की गई थी केसीसी की। कब किया गया था? 1998 में। 1998 में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण जनित बेरोजगारी की विशेषता है? कौन घर्षण जनित बेरोजगारी की विशेषता है? यह केवल ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यह समग्र मांग में कमी से उत्पन्न होती है, यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रहती है, यह श्रमिकों के पूर्ण हस्तांतरण से प्रकट होती है? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तरलता समायोजन के लिए मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं। नैतिक दबाव, बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया और परिवर्तनीय कोष अनुपात। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। जो नैतिक दबाव है यह गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो आरबीआई का मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण है उसमें नैतिक दबाव गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। बाकी आपका जो बैंक दर है, परिवर्तनीय कोष अनुपात है और खुले बाजार की जो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सभी जो है मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। स्फीति की दर में वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी के परिणामस्वरूप मशीन के स्थान पर श्रम के अधिक प्रयोग को निम्नलिखित में से किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? लर्नर प्रभाव, रिकार्डो प्रभाव, कीन्स या फिर हैवलेमो प्रभाव। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे रिकार्डो प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इसे कहा जाता है रिकार्डो प्रभाव। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पर प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना की थी? किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना? देखिए इसकी रचना जो है वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने किया था। वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होने वाली पत्र मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस वर्ष से निर्गमन वर्ष लिखना प्रारंभ किया गया था? 2003, 5, 7 या फिर 11? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2005 से। 2005 से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। देखिए 1947 से नोटों पर सारनाथ की सिंह का अशोक के स्तंभ का प्रकाशन हुआ था। 1996 में इसका स्थान महात्मा गांधी के चित्रों ने ले लिया। महात्मा गांधी का चित्र सबसे पहले 1987 में सबसे पहले 500 के नोट पर प्रिंट किया गया था और 1996 में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित प्रत्येक नोट पर आ गया था। 2005 में जब वाई बी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर थे तो नोटों पर निर्गमन वर्ष का प्रकाशन भी किया जाने लगा था, ठीक है। तो जैसे नोट की छपाई किस वर्ष हो रही है, इसका पहली बार जो छापा गया था 2005 में छापा गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी को जो नोट पे सबसे पहले प्रिंट किया गया था वह कब करा गया था? वह करा गया था 1987 में और सबसे पहले 500 के नोट पे करा गया था, ठीक है। और उसके बाद 1996 से आरबीआई ने सभी नोटों पर इनका मतलब चित्र को प्रिंट करना शुरू कर दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैंकों द्वारा दिए गए किसी ऋण के ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान कितने दिनों तक नहीं होने पर उस ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में शामिल किया जाता है? एनपीए में शामिल के नॉन परफॉर्मेंस एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 90 दिन। 90 दिन। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल होते हैं? जीवन प्रत्याशा, विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, खाद्य सुरक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें जीवन प्रत्याशा आता है बिल्कुल, विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष ये भी आता है और इसमें खाद्य सुरक्षा नहीं है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये भी है। तो सही आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी मानव विकास सूचकांक, ठीक। मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? किसके लिए एमएसपी की घोषणा नहीं होती है? तिल, कपास, रागी या फिर गन्ना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गन्ना। गन्ना के लिए एमएसपी नहीं बल्कि गन्ना के लिए एफआरपी लागू होता है, ठीक है। क्या लागू होता है? एफआरपी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कुछ योजना, और इसकी शुरुआत कब की गई है उससे आपको सम्मिलित करना है, इससे सम्मिलित करना है। मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? मेक इन इंडिया का शुरुआत करा गया था 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत हुआ था आपका 2016 में। मुद्रा योजना का शुरुआत कब किया गया था? 2015 में मुद्रा योजना। और स्वनिधि योजना 2020 में। स्वनिधि योजना का शुरुआत किया गया था 2020 में। सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया का शुरुआत 2014 में किया गया था, स्टैंड अप 2016 में, मुद्रा योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में और स्वनिधि योजना का शुरुआत किया गया था 2020 में। याद रखिएगा, योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। बैंकों द्वारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन कोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऋण प्रदान करने में, चेक के प्रसंस्करण में, जमा स्वीकार करने में या फिर मांग जमा में? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चेक के प्रसंस्करण में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी से आप चेक लेकर के जाएंगे तो उसको जो स्कैन करते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है नंबर कोड, ठीक है, उससे पता चलता है कि यह चेक जो है किस बैंक का है और ये जो इसकी वैलिडेशन क्या है, और यह मतलब चेक के बारे में पूरी जानकारी उससे मिल जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। रेट सब्सिडी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है? घरेलू उत्पादों की अपेक्षा आयातित उत्पादों के उपयोग के लिए, आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पादों के उपयोग के लिए, लाल रंग के उत्पादों के उपयोग के लिए, या फिर मंदी से ग्रसित देश में खाद्य उत्पादों के उपयोग के लिए? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पादों के उपयोग के लिए रेट सब्सिडी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ब्लू चिप कंपनी के बारे में देखिए, इन्हें शेयर बाजार में निरंतर दृढ़ स्थिति के लिए जाना जाता है। शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इनके लिए नकारात्मक होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जो मतलब बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके लाभांश का एक इतिहास होता है कि लंबे समय से लाभ देने वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, मतलब जो बड़ी कंपनियां होती हैं और इनके शेयर में निरंतर दृढ़ स्थिति देखने को मिलता है। ठीक, बात सही है। और शेयर बाजार में ज्यादा अगर उतार चढ़ाव होता है तो इनकी शेयर में, इनकी इन कंपनियों के मूल्य में, वैल्यू में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ब्लू चिप की कंपनियां जो होती हैं ये पूरे शेयर मार्केट को जो है संभाल करके रखती हैं। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली की जो शुरुआत है यह 1957 में की गई थी। 1957 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था? भारत का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था 2021 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? यह एक दीर्घकालीन निवेशक होता है। इसमें केवल वित्तीय संपत्तियों का क्रय किया जाता है। भारत में इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? जो एफपीओ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, एफपीआई, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसके अगर बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा तीसरा सही है। यह दीर्घकालिक नहीं, जो एफपीआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है यह अल्पकालिक होता है और मुख्य रूप से यह लाभ बनाने के उद्देश्य से ही किसी भी देश में या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी सेबी इसका नियंत्रण करता है, बात बिल्कुल ठीक है। और केवल वित्तीय संपत्ति का क्रय किया जाता है, बात भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। मिसिंग वीमेन अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? इसका जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रतिपादन किया था अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1990 में किया गया था, याद रखिएगा। 1990 में इन्होंने द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में इसका प्रकाशन किया था। द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में इसका प्रकाशन किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ऑप्शन बी सही है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? मतलब इसका थीम क्या था यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, यह इसकी थीम है। और इसका आयोजन कब किया गया था? 6 से लेकर के 7 जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ऑप्शन ए इसका सही है। ये इसका थीम था, अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए, सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने लुंगफुई रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। यह स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपके मिजोरम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। मिजोरम के चम्फाई जिले में लुंगफुई रोपुई एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे घोषित किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और यह मिजोरम का दूसरा ऐसा स्थल है जहां प्राचीन मेनहीर पत्थर की नक्काशी मिलती है जो प्रारंभिक मिजो जीवन रीति रिवाज की विश्वास को दर्शाती है, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया है ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। ठीक है, ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखेगा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्षुद्र ग्रह जागरूकता और गृह रक्षा क्षुद्र ग्रह जागरूकता और गृह रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी है, 2029 को, 2029 को। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये देखिए, ये गृह नहीं ग्रह है। ठीक है, ग्रह रक्षा होगा यार, गृह कहाँ से, घर की रक्षा थोड़ी करना है, ग्रह का रक्षा करना। क्षुद्र ग्रह जागरूकता और गृह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2029 को घोषित किया गया है, डी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की आधिकारिक सदस्यता ग्रहण की लिए? किसके द्वारा किया गया है? देखिए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्यता ग्रहण किया है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन है। और जुलाई 2025 में इन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर के 11 हो गई है, जिसमें अब मूल ब्रिक्स देशों के साथ साथ बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, बाकी याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2014 में इसका स्थापना करा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इसके स्थापना या कह सकते हैं जो संस्थापक देश हैं उसमें आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका मिल जाएंगे। सही आंसर इसका ए है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता? विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? ईगा स्विटेक द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईगा स्विटेक। सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। और विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब जो है यह जीता गया था किसके द्वारा? जैनिक सिनर द्वारा, जैनिक सिनर द्वारा। ठीक, जैनिक सिनर द्वारा। याद रखेगा, पुरुष और महिला दोनों। चर्चा में रहे हैं रैटल जल विद्युत परियोजना। रैटल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? रैटल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी हो जाएगा, चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चर्चा में रहा क्वारटेम। निम्नलिखित में से क्वारटेम निम्नलिखित में से क्या है? क्वारटेम की अगर हम बात करें तो यह बच्चों के लिए स्वीकृत विश्व की पहली मलेरिया उपचार दवा है। विश्व की पहली मलेरिया उपचार दवा है क्वारटेम। किसके लिए? बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2025 के लिए पैन पीटर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पैन पीटर 2025, पैन पीटर पुरस्कार 2025 किसे देने की बात की गई है? यह पुरस्कार दिया जाएगा लीला अबुलेना को। लीला अबुलेना को। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लीला अबुलेना को। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा डी। और पैन पीटर पुरस्कार जो कि एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है और यह हर साल इंग्लिश पैन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हेरोल्ड पीटर की स्मृति में दिया जाता है और एक प्रसिद्ध नाटककार जो थे इनकी स्मृति में दिया जाता है। और यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो साहसी लेखन करते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आपका सूरीनाम है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरीनाम से पहले जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था 2025 में ही। ठीक है, याद रखिएगा, सूरीनाम से पहले जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था और इस प्रकार सूरीनाम जो है 2025 में, सूरीनाम 2025 में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, पहला जो है आपका जॉर्जिया है, दूसरा सूरीनाम। किस बजट में कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उनकी औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना रखने की घोषणा की गई थी? इसकी घोषणा कब हुई थी? 2018-19 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 1952 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा केशिन योगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। किस घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है? किस घाटे को कहा जाता है विकासात्मक घाटा? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर पूंजीगत घाटा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? किस घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है? सही आंसर इसका क्या है? डी है, पूंजीगत घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है। और कहा जाता है कि अगर सरकार जो ऋण ले रही है पूंजीगत पूंजी पर खर्च करने के उद्देश्य से अगर ऋण ले रही है तो ये अच्छा है और उसे और ऋण लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये ऋण ले रहे हैं
और इस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कहीं कर दे रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, ठीक है, कोई सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो आप 100 रुपये का ऋण तो लिए, लेकिन इसे आप खर्च, मतलब ऐसा नहीं खाए इसे खर्च कर दिए जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसे आपने पूंजी में खर्च किया है, ठीक है। ये जो आपका हॉस्पिटल, सड़क है और फिर से जो आपका ये क्या कह सकते हैं कि होटल वगैरह है, इनसे स्कूल जो है, इनसे एक समय के बाद रिवेन्यू भी तो मिलेगा, और ये रिवेन्यू जब मिलेगा तो आप 100 रुपये ये जो ऋण लिए हैं ये भी आप उसको कर देंगे, मतलब चुकता कर देंगे, और उसके बाद जो है आपको एक प्रॉपर जो है हमेशा के लिए लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से कहा जाता है कि पूंजीगत घाटा जो है इसे विकासात्मक घाटा कहा जाता है, और पूंजीगत घाटा अच्छा होता है, ठीक है। सरकार को जो खर्च करने चाहिए पूंजी उद्देश्य से ही करने चाहिए, पूंजी पर खर्च करने के लिए करने चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते का घटक है? कौन पूंजी खाते का घटक है? विदेश से प्रेषित धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और बहुपक्षीय ऋण। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। ये भी आपका जो है पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा तो यहाँ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कंपनी की उत्पादन बढ़ेगा, मतलब आप उससे रिलेट कर सकते, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है चक्रीय रूप से चलता रहेगा। पोर्टफोलियो निवेश जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी आपका पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, और जो बहुपक्षीय ऋण है ये भी जो मल्टीलैटरल लोन होता है ये भी आपका पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग आय विषमता को मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग होता है। आय विषमता को मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है, और इसे सबसे पहले 1912 में इटालियन जो खगोल शास्त्री थे करोड़ो गिनी इनके द्वारा विकसित किया गया था, और इन्होंने बताया था कि अधिकतम मूल्य 1 रुपए के बराबर और न्यूनतम मूल्य 0 होता है। और विश्व बैंक के अनुसार मार्च 2020 तक भारत का जो गिनी इंडेक्स है वो 35.2 था, जो वर्तमान में कितना है? 50 है, ठीक है। वर्तमान में यह 50 या 0.5 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक। तो याद रखिएगा सही आंसर यह जो है आय असमानता को मापता है, और सबसे पहले कब मापा गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? 1912 में, ये भी याद रखिएगा ऑप्शन बी। गिफिन वस्तुएं के बारे में देखिए, इनमें मुख्यतः विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं, यह मांग के नियम का अनुसरण करती हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गिफिन वस्तुएं की बात करें, गिफिन वस्तुएं क्या है? गिफिन का प्रयोग सबसे पहले 1800 के दशक में किया गया था, और एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे SR गिफिन, इन्होंने इसे प्रस्तुत किया था, और इन्हीं के नाम पर इसे गिफिन जो सूचकांक है वो कहा जाता है, या फिर गिफिन वस्तु कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जो गैर विलासिता संबंधी उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, इनको कहा जाता है गिफिन वस्तुएं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। दोनों विकल्प गलत है। बेवरीज वक्र क्या होता है? बेवरीज वक्र निम्न में से किसके मध्य आरेखित संबंध को प्रदर्शित का भी ऊपर हम लोग देखे हैं, बताइए क्या होता है? बेवरीज वक्र जो है यह क्या होता है, यह किसके बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए बेवरीज वक्र जो है यह बेरोजगारी का स्तर और रोजगार उपलब्धता के बीच संबंधों को दर्शाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली बार इसे 1966 में पेश किया गया था। इसे 2 बार कृषि लागत एवं कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाता है, CACP द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसके बारे में, CACP द्वारा आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में देखिए, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसे जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन सही, ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। और यह सर्वेक्षण कब से जारी किया जा रहा है? पहली बार यह सर्वेक्षण जारी किया गया था 2017 में, 2017 में, और 2017 से इसे जारी किया जा रहा है। और अगर इसकी हम बात करें कि ये जो सर्वेक्षण है, ये जो रिपोर्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और साप्ताहिक स्थिति दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना, ठीक है। किसी व्यक्ति को रोजगार युक्त मानने के लिए उस व्यक्ति का 1 वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार में संलग्न रहना आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 183 दिन। अगर उसे 183 दिनों तक रोजगार मिल रहा है तब उसे रोजगार युक्त माना जाएगा। ठीक है, 183 दिनों तक अगर उसे काम मिल रहा है तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ठीक। और ये आपका जो है, ये आपका सामान्य स्थिति के अंतर्गत आता है, यह आता है सामान्य स्थिति के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही है। गुरुपद स्वामी समिति का संबंध किससे था? गुरुपद स्वामी समिति का संबंध है बाल श्रम से। ऑप्शन ए, बाल श्रम से संबंधित है गुरुपद स्वामी समिति। और इन्होंने यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? इनके द्वारा जो है यह समिति का गठन किया गया था, गुरुपद स्वामी समिति का, यह 1979 में किया गया था। ठीक है, 1979 में। ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ बैंक और उसकी स्थापना दिया गया है। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना जो करा गया था, कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना किया गया था यह आपका 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था सबसे पहले 1806 में। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति हथकरघा विकास से संबंधित है? किस समिति का संबंध है हथकरघा विकास से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से। और इसका गठन कब किया गया था? इस समिति का गठन किया गया था 1997 में। 1997 में इसका गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य की पत्र मुद्रा की निर्गमन का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य का जो नोट है प्रिंट कर सकती है, जारी कर सकती है, आपका बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10,000 का। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत का निवासी आयकर प्रदाता माना जाएगा? किस स्थिति में आपको ये बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक का कालावधि के लिए भारत में निवास करता है, 182 दिन या इससे अधिक अगर वो भारत में निवास करता है तब उसे भारत का निवासी अर्थात आयकर प्रदाता माना जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? किस समिति द्वारा राजकोषीय घाटे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, यह आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? राजकोषीय घाटे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने अवधारणा कब दिया था? 1985 में इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत किया था। ठीक है, बाकी जो आपका अगर हम बात करें, जो नचिकेत मौर्य समिति है, नचिकेत मौर्य समिति का गठन किया गया था 2013 में। 2013 में नचिकेत मौर्य समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वित्तीय इंक्लूजन से रिलेटेड इन्होंने सिफारिश की थी। सभी व्यक्तियों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। दीपक मोहंती समिति की बात करें, इसका गठन किया गया था 2015 में। ठीक है, और ये भी जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित सुझाव देने के लिए इनका गठन किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। अच्छा बताइए, एनके सिंह जो है, एनके सिंह समिति का जो गठन किया गया था, ठीक है, और किस वित्त आयोग के, या कह सकते हैं हाँ, किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, ये आपको बताना है। ठीक, बाकी सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन 1985 में किया गया था, ये हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त होने वाले खुले बाजार संचालन की क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय। खुले बाजार का जो संचालन होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगर मार्केट में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट में तरलता बहुत अधिक है, तो RBI जो है जो ऋण पत्र है वो बेच करके मार्केट से तरलता को शक कर लेगा। और तरलता मार्केट में अगर कम है तो यह जो है ऋण पत्र खरीद करके मार्केट में अधिक पैसा प्रवाहित करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में पहली बार आयकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरोपित किया गया था? भारत में पहली बार जो आयकर लगाया गया था किसके द्वारा लगाया गया था, आपको बताना है। यह लगाया गया था सर जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सर जेम्स विल्सन ने। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। और इन्होंने जो आयकर लगाने की बात की थी, यह कब किया था? 1859 में। 1859 में
निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत शामिल माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो आपका आईडीए है, आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, आईएफसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी निगम मीगा, और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएफआईडी। आपको बताना है कौन विकास जो विश्व बैंक है इसके सभी जो है मतलब पार्ट है, और फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। ये सभी मिल करके विश्व बैंक का निर्माण करते हैं, ठीक है, सभी मिल करके विश्व बैंक का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये सभी जो है मिल करके विश्व बैंक का निर्माण करते हैं, डी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें इस विश्व बैंक का गठन या स्थापना कब करा गया था? 1944 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संदर्भ में देखिए, यह एक सामरिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है, और इसका मुख्य कार्य है शेयर बाजार का विनियमन करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 3, 1 और 3 सही, दूसरा गलत है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ना कि आरबीआई द्वारा, आरबीआई के गवर्नर द्वारा, तो बी इसका सही है। वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी हो वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? हॉट मनी, फिएट मनी, ऑप्शनल मनी, या फिर टोकन मनी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फिएट मनी, फिएट मनी, ठीक है। फिएट मनी की अगर हम बात करें, फिएट मनी एक सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा है जो किसी भौतिक वस्तु जैसे सोने या चांदी द्वारा समर्थित नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान जो आपका मान लीजिए 500 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, इस जो नोट है मतलब जो क्या कह रहे हैं, जो कागज है, इस कागज की वैल्यू 500 रुपये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस नोट की वैल्यू 500 रुपये है, क्योंकि सरकार द्वारा इस पर गारंटी दी गई है। अब देखिए नीचे लिखा होगा कि मैं जो है ग्राहक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो यह जो नोट नहीं, यह इस कागज का वैल्यू नहीं है 500 रुपया, इस कागज को जो गारंटी दिया गया है ना सरकार द्वारा, इसकी वैल्यू है 500 रुपया। जैसे अगर ये बदले में 500 रुपये आपका नोट है, इसको लेकर के आप किसी बैंक में चले जाए, कह देगा 500 रुपये के बदले आपको मतलब कुछ और चाहिए, चांदी चाहिए या फिर और कुछ चाहिए, तो उसे वो देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि ये सरकार द्वारा इसे गारंटी दिया गया है, ठीक है, और इसलिए यह स्वीकार्य है, इसलिए नहीं कि इसे कागज का मूल्य जो है आपका मतलब 500 रुपये के बराबर है। कागज का वैल्यू क्या है? 10 रुपये के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन सरकार द्वारा जो गारंटी दी गई ना उसकी वैल्यू है। और ऐसे रुपए जो होते हैं जो किसी सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, सरकार द्वारा जिसे गारंटी दी जाती है, उसे फिएट मनी कहा जाता है, ठीक है। हॉट मनी क्या होता है? ऐसी मनी जो किसी भी इकोनॉमी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। जैसे हॉट मनी के नाम से आप देखिए, हॉट मनी, कोई गर्म चीज आप बहुत लंबे समय तक पकड़ के रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, आप बहुत देर तक नहीं पकड़ पाएंगे, हाथ में रखेंगे, कुछ समय बाद उसको उसे छोड़ देंगे। तो वैसी मनी, वैसी मुद्रा जो किसी भी मार्केट में, किसी भी इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक नहीं रुकती है, नहीं टिकती है, उसे हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपकी टोकन करेंसी पता ही है कि जैसे जो है टोकन आपको, जैसे आप कहीं किसी होटल वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि आप टोकन ले लीजिए। पहले आप जाएंगे, बोलेंगे आपको एक थाली चाहिए, कोई थाली मतलब खाने की थाली या फिर कुछ, तो पैसा आप वहाँ पे करेंगे, आपको एक गोल सा ऐसे टोकन मिलेगा, ठीक है, तो वो प्लास्टिक का मिलता है। तो ये हो गया आपका टोकन, ठीक है। टोकन के बदले जो लेन देन होता है। ऑप्शनल मनी, बात करें अगर हम ऑप्शनल मनी की, ऑप्शनल मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी जो होता है, जो आपका ऑप्शनल मनी होता है, ये भी मतलब ऑप्शनल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी जो मेनली इंपॉर्टेंट है हॉट मनी, फिएट, टोकन, इसको आप याद रखिएगा। जो स्वीकार करना बाध्यकारी होता है आपका फिएट मनी होता है। इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व एवं संचालन आधिकारिक गैर बैंकिंग संस्थानों को प्राप्त होता है। इन एटीएमों से किसी भी बैंक के उपभोक्ता द्वारा ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान करके धन निकाला जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? यह जो है आपका व्हाइट लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, यह जो है व्हाइट लेवल एटीएम एनबीएफसी, जो आपके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होते हैं, इसके द्वारा स्थापित होते हैं, ठीक है, इसे व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दिया था? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा दिया गया था प्रोफेसर कृष्णराज द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर कृष्णराज द्वारा इन्होंने हिंदू दर की अवधारणा दी थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ए।
जीएसटी परिषद के बारे में देखिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं और परिषद में सभी निर्णय सामान्य बहुमत से लिया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर भी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। परिषद में सभी निर्णय सामान्य बहुमत से नहीं विशेष बहुमत से लिया जाता है, ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो आपका एसडीजी गोल दिया गया और इसमें किसका उल्लेख किया गया उससे आपको सम्मिलित करना है। एसडीजी गोल फर्स्ट, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है गरीबी उन्मूलन की बात की गई है एसडीजी गोल फर्स्ट में, ठीक है। और एसडीजी गोल सेकंड है, जब गरीब नहीं रहेंगे, मान लीजिए आपकी जब गरीबी समाप्त हो जाएगी, आप गरीब नहीं है तो भूखे रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, तब आप खाएंगे, दबा के खाएंगे। और जब भूखे नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? तब आप जो है मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। और जो आप खुशहाल रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। क्यों प्राप्त करेंगे? समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे ना, बिल्कुल प्राप्त करेंगे। जब आप गरीब नहीं हैं, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो आप समावेशी की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। देखिए ऐसे आप जैसे कोरिलेट करके याद कर पाए ऐसे याद कर लीजिए। बाकी देखिए जब आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो आप लोगों की भी जो लिंग भेद है इसको क्या करेंगे? इसको समाप्त करने की बात करेंगे। तो पांचवा क्या है? पांचवा जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है, ठीक है। और जेंडर इक्वेलिटी के बाद जब आपको जेंडर इक्वेलिटी मिलेगी, आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की ओर अग्रसर होंगे। ये छठवां गोल है। सातवां जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। उसके बाद है आपका आठवां गोल जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। 9वां जो है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है, ठीक है। तो आप लोग याद करिएगा जैसे याद हो जाए। बाकी इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र ने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हार्समैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। रिजर्व बैंक द्वारा पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, आरक्षित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही है। और देखिए जितनी बार आरबीआई नोट छापता है, जितनी बार आरबीआई नोट छापता है उतनी बार आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना आवश्यक होता है। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व निकाल करके रखेगा तभी नोट का निर्गमन करेगा, ठीक है। और ये 200 करोड़ रुपया जो है इकोनॉमी से बाहर हो जाता है। और ये 200 करोड़ रुपए का जो रखा जाता है रिजर्व, इसमें आपका इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। इसमें 115 करोड़ का जो है यह गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड मतलब सोना होता है। 115 करोड़ का रखना अनिवार्य है। बाकी जो आपका 85 करोड़ है यह विदेशी मुद्रा होता है, जैसे डॉलर हो गया, एसडीआर हो गया, ये सब रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका एसडीआर हो गया, डॉलर होगा और आपका येन युआन हो गया, ठीक है, ये सब रखे जाते हैं। बाकी 115 का गोल्ड रखना अनिवार्य है और टोटल 200 करोड़ का रिजर्व रखना अनिवार्य होता है। और न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। और देखिए किसी भी क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, वो आपके भले के लिए पूछा जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको आप सर्च करेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपके दिमाग में लंबे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक रहेगा। और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन फ्यूचर में कहीं भी देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो बता दिया करें। और इसमें देखिए जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में है, वहां से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। पहले उसे पता करिए अच्छे से, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। फिर अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। कुछ योजना और इसकी शुरू होने का वर्ष है, कौन इसमें से सम्मिलित है यह बताना है। बॉम्बे प्लान का शुरुआत 1944 में, जन योजना की शुरुआत 1945 में, सर्वोदय योजना 1950 और गांधीवादी योजना 1954। कौन सा विकल्प या कितने विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो आपका बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे प्लान का शुरुआत कब किया गया था? बॉम्बे प्लान का शुरुआत किया गया था 1944 में, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जन योजना की बात करें, जन योजना की 1945 में की गई थी, ये बात भी ठीक है।
और किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना की शुरुआत की गई थी, एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा। सर्वोदय योजना की शुरुआत, सर्वोदय योजना 1950 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा, ये बात भी ठीक है। गांधीवादी योजना की अगर हम बात करें, गांधीवादी योजना की शुरुआत कब की गई थी? गांधीवादी योजना की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी 1954 नहीं, 1944 में। ठीक है, 1944 में गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। 1972 में गठित कृषि संपत्ति और आय पर करारोपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के.एन. राज, के.एन. राज, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है। संसाधनों के असमान वितरण से सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होता। जैसे राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अभी राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, भारत की जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या भारत से गरीब बेरोजगारी और गरीबी समाप्त हो गया है? बिल्कुल नहीं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब ये थोड़ी है कि जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी ही हो। बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। संसाधनों के असमान वितरण से सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता, ये बात भी ठीक है। जैसे अगर संसाधनों का असमान वितरण हो तो सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ पूरा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए खाद्यान्न उत्पादन में भारत वर्तमान समय में क्या है? आत्मनिर्भर है। ठीक है, हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और चावल, गेहूं, अन्य जो खाद्यान्न उत्पादन, उसका उत्पादन जो है व्यापक स्तर पे होता है और इसका निर्यात भी किया जाता है। लेकिन ये क्या माना जाएगा? ये आर्थिक समृद्धि ही तो मानी जाएगी कि भारत आज के समय में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लेकिन क्या भारत से जो बेरोजगारी, जो भूखमरी, उसको समाप्त किया जा चुका है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका लाभ, खाद्यान्न उत्पादन का लाभ भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मिला है? नहीं मिला है। तो आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी को समान रूप से मिले, ये जरूरी थोड़ी है। अगर देखिए, आर्थिक समृद्धि ये है, खाद्यान्न उत्पादन में भारत आज के समय में आत्मनिर्भर है, यह आर्थिक समृद्धि कही जाएगी। अगर जो है भारत बेरोजगार, जो भूखमरी है, इसको समाप्त करके जीरो कर दे तो इसको आर्थिक विकास कहा जाएगा। तो इसका मतलब जैसे इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर आर्थिक विकास की जो क्रिया है वो आर्थिक समृद्धि की क्रिया होती है, लेकिन हर आर्थिक समृद्धि की क्रिया आर्थिक विकास की क्रिया नहीं होती है। याद रखिएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, आर की सही व्याख्या करता है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। इस समिति की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। मौद्रिक नीति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें देखिए, एक बार आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। इसमें 3 जो है आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से और 3 सदस्य होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, 3 सदस्य भारत सरकार से होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर जो होता है या इसका अध्यक्षता करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में शामिल होता है? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का उप गवर्नर, स्थानीय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से बताइए। सही आंसर डी है, चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर के मध्य संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को कौन दर्शाता है? वो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है और बहुत अच्छे से। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप वक्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायता है? राजकोषीय अगर घाटा है तो कौन सा उपाय करके आप राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं? कर सुधार तथा आधार में वृद्धि करके, कर सुधार तथा कर आधार में वृद्धि करके, प्रशासनिक व्यय एवं सब्सिडी में कमी करके, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करके। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। आप कर से संबंधित सुधार करिए, कर का जो आधार है इसमें वृद्धि करिए। ठीक है, आधार में वृद्धि करिए और प्रशासनिक व्यय जो हो रहा है उसको आप कम करिए, जो बहुत सब्सिडी दी जा रही है फालतू की। ठीक है, देखिए बहुत कुछ ऐसे सब्सिडी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे किसानों को सब्सिडी जो दिया जाता है, अन्य जो खादों पर सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न पर जो होता है, बहुत से ऐसी सब्सिडी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे गरीब तबके लोग हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है और 1-1 रुपए की वैल्यू वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग 1-1 रुपए कमाने के लिए अपना पूरा दिन लगाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फालतू का सब्सिडी दिया जाता है वो सब्सिडी जो है अगर बंद कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे को हम कम कर सकते हैं।
सार्वजनिक उपक्रम जो है इसका अगर विनिवेश करते हैं तो भी राजकोषीय घाटा कम होगा। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह रेपो दर की अनुषंगी दर होती है, इसकी कमी से तरलता में कमी आती है। रेपो तथा रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी मंदी को दूर करने में सहायक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूड के साथ बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। रेपो दर के संदर्भ में बताना है। यह दर, यह रेपो दर, रिवर्स रेपो दर जो है रेपो दर की अनुषंगी होती, बात सही है। रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी मंदी को दूर करने में सहायक करती है, बात बिल्कुल सही है। रेपो दर में अगर कमी करेंगे, रिवर्स रेपो दर में कमी करेंगे तो इससे पैसा जो है मार्केट में दिख जाएगा। मार्केट में पैसा दिख जाएगा तो लोग अधिक खरीदारी करेंगे, अधिक खरीदारी करेंगे तो पुनः मार्केट में जो क्या होगा, पुनः मार्केट में जो मांग है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो बाकी इसकी कमी से तरलता में कमी होती है, इसकी कमी से तरलता में वृद्धि होती है। भैया कमी थोड़ी होती है, अगर इसकी वृद्धि करेंगे तब तरलता में कमी होगी। ठीक है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है आप लोगों को पता ही है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपाय अग्रिम का उपयुक्त रूप से स्पष्ट उल्लेख करता है? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को निश्चित समय के लिए जो अग्रिम धनराशि दी जाती है, ठीक, जैसे मान लीजिए राजकोषीय घाटा है तो भारत सरकार आरबीआई से कहेगी कि मुझे इतने पैसे जो है उधार चाहिए, और यह जो आरबीआई भारत सरकार को रुपए देगी कुछ समय के लिए, जैसे आपका 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 4 साल हो गया, उनके उस समय के लिए ऋण उधार देगी और यह अर्थोपाय अग्रिम के रूप में देती है। सही आंसर ये हो जाएगा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये आप लोगों को पता ही है, कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योगों में शामिल? आधारभूत उद्योग में कौन शामिल है? तेल शोधन का उत्पादन, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, विनिर्माण उद्योग। बताइए कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फूड के साथ बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1, 3 और 4 ये सभी आधारभूत उद्योग हैं। 8 ऐसे क्षेत्र है ना जो कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग कोर सेक्टर के अंतर्गत जो आते हैं 8 क्षेत्र, इनको आप लोगों को पता है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है सीधे सीधे कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें आपका तेल शोधन उत्पादन आ जाता है, उर्वरक आता है, सीमेंट आते हैं, तीनों जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें जो इसमें देख लीजिए आपका कौन कौन से सेक्टर हैं भारत के जो आधारभूत या कोर सेक्टर के अंतर्गत जो आते हैं। कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शोधन उत्पादन हो गया, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये सभी 8 जो क्षेत्र हैं कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सी हो जाएगा। इसमें विनिर्माण कोई नहीं शामिल होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करना, आर्थिक विकास एवं स्थिरता में बढ़ोतरी करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, राजकोषीय घाटे में कमी करना। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। राजकोषीय घाटे में कमी यह सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार के प्रयास से कम हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है? मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुद्रास्फीति से ऋणी लाभान्वित होगा, कृषक लाभान्वित होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के बारे में देखिए। इन खेलों का जो आयोजन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इन खेलों की पदक तालिका में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इन खेलों में भारत के लिए सबसे अधिक पदक उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राप्त किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 2-3 सही है, 2-3। इन खेलों की पदक तालिका में अमेरिका पहले नंबर पे था और इन खेलों में भारत के लिए सबसे अधिक जो पदक प्राप्त हुआ था युवा यूपी पुलिस ने प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में नहीं किया गया था। कहाँ किया गया था? बर्मिंघम अल्बामा, जो अमेरिका का बर्मिंघम शहर अल्बामा, वहां पे किया गया था। ठीक है, अमेरिका के अल्बामा शहर में, अल्बामा शहर में। ठीक, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत यूपी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा भत्ता योजना के बारे में देखिए। इस योजना के अंतर्गत केवल 6 से 12 तक की छात्राएं शामिल होंगी और इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 1000 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। और गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत 6 से 12 नहीं बल्कि 9 से 12 तक की छात्राएं शामिल होंगी। ठीक है, छात्राएं शामिल होंगी। ठीक, और छात्र छात्राएं दोनों इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, छात्र छात्राएं दोनों पात्र हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो पैसा दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत पात्र जो छात्र छात्राएं हैं
इनको 6,000 वार्षिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो मासिक नहीं 6,000 रुपया वार्षिक यात्रा भत्ता दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम डीबीटी के माध्यम से। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का 56वां मुख्य सचिव बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का 56वां मुख्य सचिव बनाया गया है शशि प्रकाश गोयल को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शशि प्रकाश गोयल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति बने हैं। इनके बाद मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह निजी रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का विषय था? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का विषय क्या था? देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुखौटे के पीछे देखभाल करने वाले की देखभाल। मुखौटे के पीछे देखभाल करने वाले की देखभाल, यह जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का थीम है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 का राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है? 2025 का संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है वर्षा देशपांडे को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्षा देशपांडे को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार, यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घाना का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय और टी20 में शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? कौन है वो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। तेंदुलकर समिति के बारे में देखिए, इसने मिश्रित संदर्भ अवधि आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की थी। इसने ग्रामीण और शहरी भारत में पृथक गरीबी रेखा टोकरी को अपनाने का प्रस्ताव किया था। इसके अनुसार 11/12 में ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये बताया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत। दूसरा गलत क्यों है? देखिए इस समिति ने ग्रामीण और शहरी भारत में समान गरीबी बास्केट के उपयोग की अनुशंसा की थी, न कि अलग अलग, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? इसका जो गठन किया गया था 2005 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2005 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2009 में, याद रखिएगा, ठीक है। मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकार की जाती है तथा साथ मुद्रा के माप एवं संग्रह का कार्य करती है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह जो सिद्धांत है किसने दिया था? यह दिया था जेफरी क्राउथर ने। जेफरी क्राउथर ने, बी हो जाएगा, जेफरी क्राउथर ने। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन के संदर्भ में आंतरिक संतुलन की स्थिति माना जाता है? भुगतान संतुलन की स्थिति में आंतरिक संतुलन की स्थिति किसे माना जाता है? यह आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का शून्य स्तर। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का शून्य स्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट, इसमें बताना है कितने विकल्प सही सुने। लौह इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर का स्थापना ब्रिटेन। राउरकेला जर्मनी। बोकारो फ्रांस। कितने विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, 3 सही है। इसमें गलत जो है चौथा है बोकारो। बोकारो का स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? बोकारो जो कि आपकी झारखंड में है, इसका स्थापना जो किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और इसकी स्थापना भी रूस के सहयोग से किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम की विशेषता है? राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह केवल पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेने के पक्षधर होता है। यह केवल पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेने का पक्षधर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर में वृद्धि के परिणाम है? कौन बैंक दर में वृद्धि का परिणाम है, आपको बताना है। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निवेश में कमी और मुद्रास्फीति में कमी। बैंक दर में अगर वृद्धि होती है तो निवेश में कमी होगी, ठीक है, निवेश में कमी बिल्कुल होगी और मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंकों हेतु वित्त का स्रोत नहीं है? सहकारी बैंकों के लिए वित्त का स्रोत कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बाकी राज्य सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक यह है
ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा बाजार के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है। यह अल्पकालीन कोष से संबंधित होता है। इसका नियमन एवं नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं नियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है, मुद्रा बाजार जो है इसको नियंत्रित करता है आरबीआई। ठीक है, मुद्रा बाजार को आरबीआई नियंत्रित करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक, पार्टिसिपेटरी नोट जो पी नोट्स होता है इसके बारे में देखिए। इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निर्गत किया जाता है और इनमें अंतिम निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, देखिए पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता दें तो इसके माध्यम से कौन निवेश करता है, जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है, वैसे लोग पी नोट्स के माध्यम से क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट न करके, या जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था है जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग है, ठीक है, मतलब उसमें सूचीबद्ध है, या अपना इन्वेस्टमेंट जो है इसको देंगे, ठीक है, इसको देंगे और ये जो है भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा पी नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निर्गत किया गया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये जो संस्थागत निवेशक है ये इसमें निर्गत करेगा पी नोट्स के माध्यम से, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इसका नहीं होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इसका होता है, ये बी का होता है, लेकिन इन्वेस्ट कौन करता है, ए करता है। और इसमें अंतिम निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल, ये जो इन्वेस्टमेंट अंतिम जो इन्वेस्ट करता है वो तो बी है ना, ए के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो सेबी को ए के बारे में पता होगा ना, बी के बारे में पता थोड़ी होगा। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जो इकोनॉमी के क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है, जो वो थोड़े टफ लगते हैं, जो उसमें टर्मिनोलॉजी है ना वो अगर आपको अच्छे से पता है तो इकोनॉमिक कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए जो देखिए जो भी आपके क्वेश्चन जो सॉल्व कराए जा रहे हैं इसमें कोशिश यही किया जा रहा है कि जो ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस कन्फ्यूजन जिसके बारे में नहीं पता है, अगर उसके बारे में आपको पता हो जाएगा तो आप कैसे भी क्वेश्चन रहेगा इजीली आप उसे बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है जो ऐसे टर्म आ रहे हैं उसके बारे में कोशिश यह किया जा रहा है कि अब आपको बता दे और उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2014 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेश को तर्क संगत बनाने संबंधी सुझाव प्रस्ताव करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, यह आपको बताना है। किस समिति का गठन किया गया था, इसके लिए अरविंद मायाराम समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अरविंद मायाराम समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा कब किया गया था, 2014 में, ये भी याद रखिएगा। बाबा कल्याण समिति का गठन कब हुआ था, 2018 में बाबा कल्याण समिति का गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था WTO के अनुकूल जो नीति है उसका मूल्यांकन करना और उसे उसके अनुकूल बनाना। ठीक, और वाचु समिति का जो संबंध है ये राजकोषीय कानूनों और प्रशासन की जो वैकल्पिक विवाद हैं इसको निपटान करने के लिए इसका गठन किया गया था। पार्थ सारथी सोम समिति का जो गठन किया गया था प्रशासन सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सब याद रखिएगा, इसका ये हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कितने विषय केंद्रीय बजट 25-26 में परिवर्तनकारी सुधार हेतु चयन 6 क्षेत्रों में शामिल है, ये आपको बताना है। कौन कौन इसमें शामिल है, देखिए इसमें अगर कराधान की बात करें ये शामिल बिल्कुल है, शहरी विकास ये भी शामिल है, विद्युत भी शामिल है, खनन भी शामिल है। ठीक है, इसमें शिक्षा शामिल नहीं है, सही आंसर डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 0.8% प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व घाटा 1.5% रहने का अनुमान लगाया गया है और राजकोषीय घाटा जो है ये आपका 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, देखिए प्राथमिक घाटा क्या है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, इन सब के बारे में अगर हम देखें तो देखिए बता रहे हैं जो आपका प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटे की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए मान लीजिए राजकोषीय घाटा आपका 100 रुपये का है, राजकोषीय घाटा है आपका 100 रुपया। इस राजकोषीय घाटे में जो घाटा राजकोषीय घाटा जो आपका 100 रुपये का है, इसमें ऐसे भी तो होंगे जो आप मान लीजिए ऋण लेकर के इस राजकोषीय घाटे की पूर्ति करेंगे। 100 रुपये का राजकोषीय घाटा है तो इस 100 रुपये की पूर्ति करने के लिए आप ऋण लेंगे ना, तो 100 रुपये का मान लीजिए आपने ऋण लिया, ये जो 100 रुपये का आप ऋण लेंगे इस राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए
इस 100 रुपए के बदले आप ब्याज भी तो देंगे। ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत दानवीर है जो बिना ब्याज के पैसे दे देंगे, ठीक है। तो यह जो 100 रुपया है इसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर इस 100 रुपये में से इस ब्याज वाले हिस्से को हम हटा दें, उसके बाद हम राजकोषीय घाटे की गणना करें, तो जो घाटा हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। याद रखेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, ठीक है। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व उद्देश्यों के लिए जो व्यय किया जाता है, ठीक है, जैसे जिसके बदले में किसी पूंजी का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जैसे वेतन देना है, सब्सिडी देना है, या फिर अन्य जो ऐसी योजनाएं हैं जिनके बदले में किसी पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपके राजस्व घाटे के अंतर्गत आता है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा आप लोगों को पता ही है कि खर्च किया गया है 100 रुपया और हमको प्राप्त हो रहा है 90 रुपया, तो घाटा कितने का है? 10 रुपए का, और यही 10 रुपया राजकोषीय घाटा कहलाएगा, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? देखिए, केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है खर्च करने के लिए, ठीक है, खर्च करने के लिए जो दिया जाता है उसमें से कुछ पैसा तो वो राजस्व में खर्च करते हैं राजस्व घाटा के रूप में, राजस्व घाटा के रूप में, ठीक है, और कुछ जो है पूंजी के रूप में। ऐसा तो है नहीं कि अगर 100 रुपया जो है केंद्र द्वारा राज्य को 100 रुपया दिया गया तो पूरा का पूरा 100 रुपया राजस्व पे खर्च कर देगा, राजस्व घाटे पे। वो पूंजी निर्माण पे भी तो करेगा, राजस्व निर्माण पे। तो ऐसा तो है नहीं कि सब जो है राजस्व पे ही खर्च करेगा। तो पूंजी निर्माण पे मान लीजिए यह जो है 40 रुपये खर्च कर रहा है और 60 रुपया जो है राजस्व पे खर्च कर रहा है। पूंजी निर्माण पे 40 रुपये जो खर्च किया इसके बदले में किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो जब जो राजस्व घाटे की गणना की जाएगी तो ये 100 रुपये पे नहीं की जाएगी, 60 रुपये पे की जाएगी। क्यों? क्योंकि 40 रुपये का प्रयोग इसने पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया है, ठीक है। तो बचा कितना? 60 रुपया। इस 60 रुपये पे राजस्व घाटे की गणना की जाएगी, और इस 60 रुपये पे जब राजस्व घाटे की गणना की जाएगी और जो घाटा निकल करके आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए, कोशिश यही किया जाता है कि आप लोगों को ईजिली, बहुत ही समान लैंग्वेज में, समान शब्दों में जो है दैनिक जो है दिन के जो दैनिक हम लोगों की एक्टिविटी है उस संदर्भ में समझाया जाए। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है। इसका जो सही आंसर पूछा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की गई है? कितने किए जाएंगे? देखिए, ये टोटल जो है 50,000 करने की बात की गई, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद से सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो आयकर से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, आयकर से। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक, आयकर से, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे अधिक जो राजस्व करों की बात, सबसे बड़ा राजस्व स्रोत ऋण और अन्य देनदारी हैं, ऋण और अन्य देनदारी हैं, लेकिन इसमें ऋण तो दिया नहीं है। ऋण से अगर सरकार को जो प्राप्त होता है वो 24% प्राप्त होता है, ठीक है, 24%, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो कर आधारित जो राजस्व आयकर है, आयकर से प्राप्त होता है 22%, आयकर से 22% प्राप्त होता है। उसके बाद आपका जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है, जीएसटी से प्राप्त होता है 18%, निगम कर से प्राप्त होता है आपका 17%, ठीक। और जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है इससे प्राप्त होता है 5%, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। बजट 25-26 के अनुसार सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएगी? इसके अंतर्गत योजना लागू की प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू करने की बात की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू करने की बात की गई है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास हेतु केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित शहरी चुनौती निधि की कुल राशि कितनी है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसकी कुल राशि कितनी है? देखिए, इसकी कुल राशि है 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। केंद्रीय बजट 25-26 में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर को जो बढ़ाकर कर दिया गया है 20 करोड़ तक, ठीक है, 20 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को तय रूप से किस वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की आवश्यकता है? भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक तो कितने % की प्रति वर्ष जो है मतलब विकास हासिल करना होगा? देखिए, भारत को जो है 8% का ग्रो प्रत्येक वर्ष करना होगा, तब जाकर के 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है, ठीक, ऑप्शन सी। वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के बैंकों का सकल गैर निष्पादन संपत्ति जो एनपीए है यह कितना हो गया, कम होकर के कितना हो गया, ये आपको बताना है। एनपीए में कमी हुई है और एनपीए कम होकर के हो गया 2.6%,
आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय कितना किया जाएगा? सामाजिक सेवाओं पर जो सरकारी व्यय है या खर्च करने की बात की गई 25.7 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति आय जो है यह 4122 रुपया हो गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 4122 रुपया हो गया। ठीक, बाकी अगर हम इसमें देखें जो आपका ग्रामीण अगर हम बात करें 4122 रुपया हो गया है और शहरी क्षेत्र का हो गया 7048 रुपया। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए ग्रामीण भारत का जो है, ग्रामीण लोगों का जो प्रति मासिक प्रति व्यक्ति आया हुआ 4122 रुपया हुआ है और शहरी की अगर हम बात करें, शहरी की अगर हम बात करें तो यह 6996 रुपया हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का कितना है? यह है 46.8%। ऑप्शन भी हो जाएगा, 46.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में देखिए, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़ करके 48% हो गया है। बेरोजगारी दर 17-18 की तुलना में घट करके 23-24 में लगभग आधी रह गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और संबंधित गतिविधि क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए देश की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? यह देश की जीडीपी में जो इसका योगदान है वो लगभग 16% है। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में 16% है। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विनिर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखने को मिला है। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत वैश्विक औसत से अधिक है। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और वो आपका सी हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की जो खपत है वैश्विक औसत से अधिक है, नहीं, वैश्विक औसत से कम है। ठीक है, तो सी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 प्रदेश के पिछले बजट से 9.8% अधिक है। 24-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 27.51 लाख करोड़ रुपए हो रहने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन US डॉलर तक बढ़ाने हेतु चिन्हित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल? उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना और वो आपका डी हो जाएगा, चारों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो खर्च किया जा रहा है किस पर कितना खर्च किया जा रहा है और बताना है। शिक्षा पर उत्तर प्रदेश की बजट का जो है शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है? कुल बजट का 13% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 6% खर्च किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पर 4 और कृषि एवं संबंधित सेवाओं पर 11। तो सही आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सीतापुर नैमी सारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए धनराशि का आवंटन किया गया है। प्रयागराज में राज्य का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा करी गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है 5 नहीं बल्कि 4 एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो पहला गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकोषीय संकेतकों के बारे में देखिए। राजकोषीय घाटा, उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है 91,399.80 करोड़ है, जो सकल घरेलू जीडीपी का मतलब उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात SGDP है, GSDP जो है उसका 2.97 है। और प्रति व्यक्ति आय 52,671 16-17 से बढ़कर के 93,514 रुपया 23-24 में हो गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए किस राज्य को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश में
किन योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, यह बताना है। इनमें से किस योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। बजट 25-26 में राज्य के किस जनपद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने की बात की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी लखनऊ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट 25-26 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में बीमित किसानों को लगभग कितनी धनराशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया था? देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, ये जो क्षतिपूर्ति दी गई थी 496 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है, 496 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसके लिए जो है 190 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को इसमें सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना आवंटन किया गया? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना की बात करें, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 2980 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात करें, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर देश की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही। उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 16-17 की तुलना में 22-23 में वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है ऋणग्रस्तता में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से बताना है और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। 16-17 की तुलना में 22-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी जो ऋणग्रस्तता इसमें कमी देखने को मिला है, ठीक है, इसमें कमी हुआ है, न कि वृद्धि हुआ है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में कितने मानव दिवस सृजित करने की बात की गई? कितने मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? सॉरी कितना 24-25 में कितने मानव दिवस सृजन किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 27.40 करोड़ मानव दिवस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी अभियान के बारे में देखिए। इस अभियान की घोषणा प्रदेश के बजट 25-26 में किया गया था। इसका लक्ष्य निर्धन परिवार की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपए करने की बात करी गई है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर बी, दूसरा सही, पहला गलत है। इस अभियान की घोषणा बजट 25-26 में करी गई थी, आपका गलत है, ठीक है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2024 को घोषणा किया गया था, ठीक। तो दूसरा सही, पहला गलत। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना किए जाने की बात की गई है। इसके तहत केवल अप्रशिक्षित युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। इसके तहत केवल अप्रशिक्षित युवाओं को, इसके अंतर्गत जो है अप्रशिक्षित युवाओं को नहीं। अगर हम बात करें इस योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्रशिक्षित युवा हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवा, इनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, जोड़ने के लिए जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था? कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के बारे में देखिए। यह युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर की थल सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है और हाल ही में इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में करा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में देश का पहला डिजिटल घुमंतू गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? डिजिटल घुमंतू गांव ये सिक्किम में स्थापित किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन यूरो मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना है? यह जो देश है आपका कौन सा देश है? यह आपका है बुल्गारिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यह आपका अजय सेठ को बनाया गया है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह आपके वाराणसी में, वाराणसी के आगरा में, ठीक है। आगरा में जो आलू का केंद्र स्थापित होगा। वाराणसी की बात करें, वाराणसी आ गया मुंह में तो बता दे रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे चावल का खोला जाएगा, ठीक है, चावल, अंतर्राष्ट्रीय चावल का केंद्र खोला जाएगा, ठीक है।
और आलू का खोला जाएगा आगरा में, ठीक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष एक तरफा दमनकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की बात की है? किस दिन को मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया फ्रांस द्वारा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों कंटिन्यू जो है 1.5 घंटा इतना बोलना जो है, बोलते बोलते अंदर से एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन ही होने लगता है। लास्ट समय तक आते आते जो है शरीर जवाब देने लगता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, तो उसे अप्रिसिएट किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, ठीक है, और लाइक कर दिया करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें, ठीक है, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी 24-25 दिन बचे हैं अच्छे से लग करके टेस्ट लगाइए, और जिन लोगों का आर में नहीं हुआ है निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, उससे भी अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, ठीक है। तो इसलिए देखिए गिरता वही है जो दौड़ता है, जो उठ के चलता है, जो घुटनों के बल चल रहा है वो कहाँ से गिरेगा। तो अगर आप लोग गिर रहे हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत है, तो निराश बिल्कुल भी ना होए, और जो सामने है उस पर बिल्कुल लगे और अच्छे से करें। प्रैक्टिस सेट लगाएं दबा करके, अच्छे से लगाएं, और लगाए नहीं अच्छे से लगाएं, ठीक है। और देखिए पेड ग्रुप के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि करना चाहिए ज्वाइन तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, इंदु सुदर्शन या फिर किरण देसाई? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, किरण देसाई। किरण देसाई के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है आपका डी हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।